आप सभी को इस चैनल पर भारतीय एजुकेशन के चैनल पर आप लोग को स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग वेक्टर के बारे में सीखेंगे। वेक्टर के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम से है, क्या कि आपका वेक्टर और 3D मिलाकर कुल वेक्टर और 3D मिलाकर करीबन 17 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सिलेबस के अनुसार। आपका वेक्टर से करीबन कितनों कम रहेगा तो 10 नंबर के क्वेश्चन रह सकता है। तो इसलिए वेक्टर और 3D सिलेबस के अनुसार 17 नंबर को हमको पढ़ना है। पार्ट बाय पार्ट करके आपका पूरा वेक्टर और 3D के पूर्ण रूप से अच्छी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपका सभी दोस्त अपना वेक्टर का क्लास अच्छे से देख सके और अच्छा कर सके, अपने मैथ में अच्छा नंबर ला सके। आपका टारगेट ही है मैथ में 99 नंबर कम से कम लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना चिंता नहीं करना है, आप लोग वेक्टर के साथ जुड़ जाइए। वेक्टर एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, पार्ट बाय पार्ट करके आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो वेक्टर से आपका कहीं से क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। चलिए हम लोग समझते हैं वेक्टर में। तब वेक्टर में समझने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेक्टर। तो वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश। वेक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो वेक्टर के हिंदी में सदिश कहा जाता है। अब आता है कि वेक्टर में सबसे पहले आता है भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि कहता है वे सभी, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है भौतिक राशि। कौन सी आता है? भौतिक राशि। कहता है भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वे सभी राशि जिन्हें मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। वे सभी राशि जिन्हें मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान आपका मापा जाता है, आयतन, बल, विस्थापन, ये सब आपका भौतिक राशि होता है। भौतिक राशि आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो वे सभी राशि जिन्हें मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। अब भौतिक राशि के बाद आता है कि भौतिक राशि होते कितने प्रकार के हैं। तो जो भौतिक राशि है वो 2 प्रकार के होता है। भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है? तो भौतिक राशि आपका 2 प्रकार के होता है। पहला आपका होता है जो अदिश राशि होता है, पहला होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। पहला होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। अब आता है कि अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। तो अदिश राशि या सदिश राशि सीखने से पहले आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ सिखाते हैं आपको अदिश राशि किसे कहा जाता है और सदिश राशि किसे कहा जाता है। तो अदिश राशि आपको यहाँ दिया हुआ है। अदिश राशि कहता है वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो। वैसा भौतिक राशि, याद रखिएगा, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता न हो। वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता न हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि आपको याद हो गया होगा। वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, मतलब परिमाण की आवश्यकता हो परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है। आपसे कोई भी पूछेगा कि अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि के में एग्जाम्पल में जैसे आप देखिए, आपका द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, घनत्व, ये सब आपका अदिश राशि है। क्योंकि अदिश राशि कहता है जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा की आवश्यकता न हो। जैसे देखिए अब ये अदिश राशि, अब द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, घनत्व, इसमें दिशा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्योंकि आपका द्रव्यमान है, आपका अगर कोई पूछेगा कि कितने केजी, आपको कोई कहेगा दुकान से लेके आइए 5 केजी चावल, तो 5 केजी चावल लाने के लिए आप 5 केजी चावल दुकानदार को लीजिएगा, तो अब दुकानदार से पूछेगा कि उत्तर से तोले हैं कि दक्षिण से। इसमें तो पूछने वाला सवाल है, लेकिन मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो उससे अदिश राशि कहा जाता है। मतलब दिशा की आवश्यकता जिसमें नहीं होता है उससे अदिश राशि कहते हैं। अब इसके बाद आता है लंबाई। अब मान के चलिए आपसे कोई पूछता है कि आपका हाइट कितना फीट है, तो आप बोल दीजिए कि मान के चलिए कि हमको 1.65 हाइट है, माने 1.65 का मतलब आपका 5.5 फीट हाइट है। अब 5.5 फीट हाइट को आपसे कोई पूछ सकता है कि आप उत्तर में है ना पाए थे कि दक्षिण में है। इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, तो ना द्रव्यमान में दिशा की आवश्यकता पड़ती है, ना लंबाई में दिशा की पड़ती है। आपको कहेगा कि आपको फोर्स लाइन में जाना है, आर्मी ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको
आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको 170 हाइट होना चाहिए। तो 170 हाइट होना चाहिए। तो आपसे कोई पूछेगा कि वहाँ आर्मी में दौड़ने गए थे तो आपका 170 हाइट है, तो 170 हाइट उत्तर में नापा था कि दक्षिण में नापा था? इसमें दिशा की आवश्यकता है ही नहीं। तो ऐसा राशि, वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता न हो, दिशा की आवश्यकता न हो लेकिन केवल परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की कोई आवश्यकता न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में आपका देखिए द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, घनत्व, ये सब आपका अदिश राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, ये सब आपका कौन सी है? तो ये सब आपका लंबाई, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, ये सब आपका अदिश राशि में आता है। एक बाद आता है दूसरा पॉइंट सदिश राशि। दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है? तो दूसरा पॉइंट आता है सदिश राशि। सदिश राशि में कहता है वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो। वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि कहा जाता है। आपसे कोई पूछेगा तो आप सदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होता है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। अब आता है जैसे में सदिश राशि के एग्जाम्पल। तो जैसे देखिए सदिश राशि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब आपका सदिश राशि है। सदिश राशि के एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई बल लगाने के लिए कहेगा तो बल लगाइएगा कहाँ? आपको कोई कहेगा कोई गाड़ी को धक्का दीजिए, तो धक्का देने के लिए आप उससे पूछिएगा ना जी कि आगे की ओर धक्का दे कि पीछे की ओर दे। अरे तो इसमें दिशा पूछने की आवश्यकता पड़ा कि नहीं पड़ा? तो बल आपका सदिश राशि है, तो बल में आपको दिशा पूछने पड़ा कि नहीं? दिशा की आवश्यकता इसमें पड़ा है। क्या कि आपको कोई कहेगा कि कोई गाड़ी के धक्का दीजिए, तो धक्का देने के लिए आपको आगे धक्का देना है कि पीछे धक्का देना है, इसमें दिशा की आवश्यकता है कि नहीं है? इसमें दिशा की आवश्यकता है। तो जिसमें दिशा की आवश्यकता हो, परिमाण और दोनों की आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। आपसे कोई भी सदिश राशि पूछेगा तो आप बता दे सकते हैं वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो। वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि, आदिश राशि और भौतिक राशि, इस समझने में आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ये आपका थोड़ा सा थ्योरी है जो आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, 11th क्लास में भी आपका चैप्टर एगो आता है सदिश आदिश, आपको ई में भी पढ़ाया जाता है। तो इसलिए 9th और 10th, 9th और 11th दो टॉपिक फिजिक्स में भी आपका पढ़ाया जाता है, 11th में भी आपको बताया गया होगा, मैथ में भी बताया गया है 11th के फैक्टर में कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, आदिश राशि किसे। तो भौतिक राशि वे सभी राशि जिन्हें मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, पहला आदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। आदिश राशि कहता है वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता न हो, उसे आदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, घनत्व। आपको लंबाई, द्रव्यमान मापने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता है, लंबाई नापने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता है, आयतन किसी का मापेंगे तो दिशा की आवश्यकता है। इस समय दिशा की आवश्यकता नहीं है। जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगा उसे आदिश राशि कहेंगे, और जिसमें दिशा की आवश्यकता हो, परिमाण का भी आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, भार भी आपका सदिश राशि है। तो आप जानते हैं सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, तो उसे सदिश राशि कहेंगे। अब एक बाद आपका आदिश राशि, भौतिक राशि या सदिश राशि, इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एकदम ही क्लियर हो गया हो। एग्जाम में अगर आया वो करेगा क्वेश्चन कि निम्न में कौन सदिश राशि है, कौन निम्न में सदिश राशि कौन नहीं है, तो आप बता दे सकते हैं। अगर जो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता, देखने से आपको पता चल जाएगा कि उसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है कि नहीं। अगर दोनों की आवश्यकता रहेगा तो सदिश राशि, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगा वो आदिश राशि होगा। जैसे आपसे कोई से कह सकता है कि वह सो रहा है, तो सो रहा है तो इसमें दिशा की आवश्यकता है। आप उत्तर में है तो सो रहा है कि पश्चिम में, सो रहा है कि पूर्व में, हम लोग पूछे जाएंगे। अगर सो रहा है तो उसको सोने दो, इसमें कोई दिशा की आवश्यकता। लेकिन हम कहेंगे कि वह आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि वह उत्तर से आ रहा है कि दक्षिण से आ रहा है। इसमें आपका दिशा की आवश्यकता होता है। तो दिशा की आवश्यकता जिसमें रहेगा वो सदिश राशि, जिसमें नहीं रहेगा वो आदिश राशि। एक बाद आपको अगला पॉइंट आता है सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपित कैसे करते हैं? निरूपित के मतलब आप जैसे ये दे देता है, पर डैश लगाता है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? तो इसी को पढ़ा जाता है वेक्टर ए। ऐसे दे देगा तो इसी को पढ़ते हैं वेक्टर बी। ऐसे दे देगा तो इसी को पढ़ते हैं वेक्टर सी। ऐसे दे देगा तो इसी को पढ़ते हैं वेक्टर ए बी। इसको पढ़ते हैं ओ पी, वेक्टर ओ पी। यहाँ ओ क्यू दे देगा तो वेक्टर ओ क्यू। तो इसमें निरूपण कैसे किया जाता है?
यह आपका अगला पॉइंट आता है कि सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है। तो कहता है वे रेखाखंड जिसमें तीर के निशान से सदिश को दर्शाता है, इसे दिष्ट रेखाखंड कहा जाता है। मतलब जिसे तीर के निशान द्वारा सदिश को दर्शाएंगे तो इसे दिष्ट रेखाखंड कहेंगे। कौन रेखाखंड कहेंगे? तो इसे दिष्ट रेखाखंड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दिष्ट रेखाखंड कहा जाता है। अब देखिए दिष्ट रेखाखंड में जैसे ई आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए और बी को ही वेक्टर ए से निरूपित किया है, तो इसी को दिष्ट रेखाखंड इसी को कहेंगे। संकेत में इसको देखिए, अब वेक्टर ए को वेक्टर ए भी आप कह सकते हैं, वेक्टर बी इससे भी निरूपित किया जा सकता है, वेक्टर सी से निरूपित किया जा सकता है, वेक्टर ए बी से निरूपित किया जा सकता है और ओ पी से भी निरूपित किया जा सकता है। जैसे कोई भी अब यहाँ मान के चलिए आपको देता है वो, अब ऐसे लगा दे तो वेक्टर ओ से भी निरूपित किया जा सकता है। यहाँ दे देगा आपको ए बी सी डी के कोई अक्षर आपको देता है, यहाँ जेड देता है, ऐसे कर देता है तो वेक्टर जेड से निरूपित किया जा सकता है। एक्स दे देगा इसको, ऐसे कर देता है वेक्टर एक्स से निरूपित किया जा सकता है। मतलब ए बी सी डी आपका कोई से निरूपित किया जा सकता है, तो निरूपित करने में आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको कोई ऐसे देता है वेक्टर ए बराबर 2i + 3j + 4k, तो ये आपका जो ए आया तो ए पर जो वेक्टर लगेगा इसी को लगना, ये मतलब लगा के मतलब ये दिशा बताता है। ये लगने का मतलब क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। इसी को वेक्टर ए पढ़ा जाता है। वेक्टर माने कौन सी? तो सदिश माने सदिश वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता हो, वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा माने, अब देखिए वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो उसे सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेक्टर। अब वेक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो सदिश कहा जाता है। तो सदिश आपको जब यहाँ ऐसे देते हैं, ऐसे करते हैं, तो आप पढ़ते होंगे वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ते हैं? तो वेक्टर ए पढ़ते हैं। तो वेक्टर ए पढ़ रहे हैं तो ए पर जब ई डैश लगा, इसी को निरूपित किए, मतलब इससे निरूपित किए कि यह सदिश राशि है। कौन सी निरूपित किए? कि यह सदिश राशि है। एक बाद जो आपका आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, चौथा नंबर में आपका ये हर साल एक में VVI आपका है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर VVI है। इसमें से हर साल में एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, इस साल भी पूछेगा, आगे आने वाला भी साल पूछ सकता है। मतलब ये कन्फर्म है कि इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो मतलब पूछेगा। VVI अब आपका टॉपिक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहता है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश का परिमाण। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं सदिश का परिमाण। अब इसमें कहता है यदि कोई सदिश वेक्टर ए हो तो, यदि कोई सदिश वेक्टर ए हो तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, यही समझने वाला पॉइंट है, यदि कोई सदिश वेक्टर ए हो तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए का परिमाण कहते हैं। अगर कोई सदिश वेक्टर ए हो तो वेक्टर ए को अगर मैग्नीट्यूड लगाएंगे, इसी को वेक्टर ए का परिमाण कहते हैं। ये आप बात समझ गए होंगे। यदि कोई सदिश वेक्टर ए हो तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए का परिमाण कहते हैं। अब कहता है, जैसे मान के चलिए कि आपको एग्जाम्पल दे दे। एग्जाम्पल क्या दे सकता है? देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं? तो यदि कोई सदिश वेक्टर ए हो तो वेक्टर ए के परिमाण को, यदि कोई सदिश वेक्टर ए हो और उसे तो वेक्टर ए के परिमाण को ही क्या कहा जाता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहा जाता है। यदि कोई सदिश ए हो तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए का परिमाण कहते हैं। मतलब कोई सदिश कैसा भी दे दे और उसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो उसका परिमाण निकल जाएगा। जैसे अब ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये आपका बताया अभी है कि VVI है। एक नंबर इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा, कन्फर्म है। अब आता है कि पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि वेक्टर ए बराबर 3i + 4j + 6k है तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करें। यह परिमाण निम्न में है। आपको पूछ सकता है 3i 4j 6k है तो वेक्टर ए का परिमाण निम्न में है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मान के चलिए ए में आपका दे दिया, ऑप्शन ए में दे दिया 12, ऑप्शन बी में दे दिया 51, ऑप्शन सी में दे दिया 52, ऑप्शन डी में दे दिया नन।
अब देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाना है। आपको ऑब्जेक्टिव में कौन सी पूछा है कि वेक्टर a बराबर 3i 4j 6k कौन सी पूछा है। यदि वेक्टर a बराबर 3i 4j 6k है तो वेक्टर a का परिमाण निम्न में क्या होगा। तब वेक्टर a के परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेक्टर a बराबर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर a बराबर वेक्टर a का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है, तो देखिए कहता है वेक्टर a के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर आपको कोई दे देगा वेक्टर a बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k हो तो वेक्टर a का परिमाण ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है, मतलब वेक्टर a का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद रखना है कि यदि कोई सदिश वेक्टर a हो तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। यदि कोई सदिश वेक्टर a बराबर x1i y1j z1k हो तो वेक्टर a का परिमाण निकालें। तो वेक्टर a का परिमाण निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, वेक्टर a का परिमाण मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे मतलब रूट लगाएंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, रूट लगाना है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब देखिए आपका क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि यदि वेक्टर a बराबर 3i 4j 6k है तो वेक्टर a का परिमाण निम्न में होगा, मतलब वेक्टर a का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसी को तो कह सकते हैं x1, इसी को कह सकते हैं क्या, तो y1, इसी को क्या कह सकते हैं z1। तो ये x1i y1j और z1k दिया हुआ है। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ करना है, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर तो x के जगह पर 3 है तो 3k स्क्वायर प्लस है तब प्लस और y1 स्क्वायर और y1 के जगह पर 4 है तो 4k स्क्वायर और फिर प्लस है तो प्लस और z1 स्क्वायर और z1 के जगह 6 है तो 6k स्क्वायर। दिक्कत है। अब आगे देखिए अगर 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36। जोड़िए 6 6 12 12 9, 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 9 आपका हो जाएगा 12 और 9 21। 21 की एक हाथ में रहा 2, 3 1 4 और 4 2 आपका हो जाएगा 6, मतलब रूट 61। तो ये रूट 61 आपका कोची हो गया, तो रूट 61 आपका आंसर हो गया। देखिए ना ऑप्शन ए में है, ना ऑप्शन बी में है, ना ऑप्शन सी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल बात है, जब कोई ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका उनका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि इसका मान कितना आया, तो रूट 61 आया। तो आप इतना से आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकलता है। एक क्वेश्चन आप देते हैं, आप देखते हैं कि सबसे पहले कौन बना के भेजते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका एकदम इजी दे देते हैं कि वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कीजिए। आप लोग में देखते हैं कौन पहले निकाल के भेजता है, जल्दी देख लीजिए। यदि क्वेश्चन आपका यही सिंपल है कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस 2k हो तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करें, वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करें। देखते हैं कौन पहले आंसर भेजते हैं। ऑप्शन ए में देते हैं आपका, ऑप्शन ए में रूट 15, ऑप्शन बी में दे देते हैं आपका रूट 16, ऑप्शन सी में दे देते हैं रूट 17, ऑप्शन डी में दे देते हैं नन के मतलब इनमें से कोई नहीं। आप बता दे सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर मतलब वेक्टर ए बराबर x1i y1j z1k तो दिया हुआ है, इसका वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करना है तो कुछ करना है, वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करना है तो अंडर रूट x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर।
ये ना करना है जी, बस ये वाला फार्मूला लगाएंगे बन जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। x1 के मान कितना है तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस y1 का स्क्वायर, y1 के जगह पर कितना है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस z1 का स्क्वायर, तो z1 के मान में कितना है तो -2 है, तो -2 के स्क्वायर। अब देखिए 2 दूना 4, 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, कहे कि माइनस माइनस फिर प्लस से ना हो जाएगा, तो 9 4 13, 13 4 17, तो आपका रूट आ जाएगा 17। यही आपका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आप जान रहे हैं कि कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। कैसनो क्वेश्चन आपका दे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में, तो आप निकाल दे सकते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट आपको देते हैं, वो वाला आप निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन निकाल देते हैं। जैसे आपको कह सकता है क्वेश्चन कि वेक्टर ए बराबर आपका 2i प्लस 4k है, 4k है, तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करें, वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करें। आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए आपका देते हैं, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी √21, ऑप्शन डी √16। अब इसमें आप बता दे सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। आपको ज्ञात क्या करना है तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करना है। अब परिमाण ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब देखिए इसी को तो कहेंगे x1, आई आपका i के साथ रहता है उसको x1, i के साथ रहता है उसको x1, और j के साथ रहता है उसको y1, और z के साथ रहता है उसको z1। तो ये तो आपका x1 दिया हुआ है, आई z1 दिया हुआ है, आपको y1 दिया हुआ है ये नहीं है। जब नहीं दिया हुआ रहता है तो इसको लिखते कैसे हैं, देखिए वेक्टर ए बराबर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2i प्लस 0j, क्या कि 0 में j से गुना करेंगे तो इसका मान फिर 0 ये नहीं हो जाएगा, और 0 जोड़बो करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर प्लस आपका 4k है, तो 4k अब x1 के मान भी हो गया, y1 के मान भी हो गया, और z1 के मान भी हो गया। बस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट लगाएंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। x1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब करेंगे 2 दूना 4 प्लस 0 प्लस 4 चौका 16, और 16 4 20, √20 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर √20 आपका कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। जितने लोग ए भेजे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। 1 नंबर से में क्वेश्चन पूछेगा, आप अच्छी तरह से बना दीजिएगा, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप बना सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट में आपको कहता है 2 सदिश के बराबर होना, मतलब 2 सदिश बराबर कैसे होगा। तो देखिए 2 सदिश बराबर होने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोग को सीखना है कि 2 सदिश बराबर कैसे होता है। दो सदिश बराबर आपको चेक करना है, तो 2 सदिश बराबर के लिए कुछ नहीं करना है। कहता है 2 सदिश बराबर होना, 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान होंगे जब उनके परिमाण बराबर हो। परिमाण बराबर जब मतलब वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड का मान और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, मतलब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हो, मतलब उसका परिमाण बराबर हो। उसके बाद कहता है उनकी दिशा एक हो, उनकी दिशा क्या हो, एक हो, या समानांतर हो, तो उसी को 2 सदिश बराबर होगा। जैसे मान के चलिए आपको एक सदिश ए देता है वेक्टर ए, एक सदिश ई देता है वेक्टर बी। अब कहता है बताइए वेक्टर ए बराबर आपका 2 है, वेक्टर बी बराबर 2 है, तो आपका 2 सदिश एक दूसरे के बराबर है। आपसे पूछेगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों बराबर है,
तो ये आपको देखिए इसका पहला पॉइंट कि वेक्टर ए का परिमाण बराबर होना चाहिए। तो परिमाण तो आपका देखिए 2 इसका भी है 2 इसका भी है तो बराबर हो गया, लेकिन परिमाण के साथ साथ समानांतर होना चाहिए और दिशा भी क्या होना चाहिए, तो दिशा भी आपका बराबर होना चाहिए। जिस दिशा में ई है जिस दिशा में वो भी होना चाहिए। तो मतलब यहाँ दे देगा वेक्टर ए बराबर 5 और यहाँ दे देगा वेक्टर बी बराबर 3। तो आप बताइए तो 2 सदिश बराबर है। अब देखिए इसमें परिमाण इसमें 5 है इसमें 3 है, तो वेक्टर ए के परिमाण बराबर वेक्टर पी के परिमाण है। वेक्टर ए के परिमाण नॉट इक्वल टू वेक्टर बी का परिमाण है, तो इसीलिए आपका 2 सदिश आपस में बराबर नहीं है। 2 सदिश बराबर होने के साथ साथ कह रहा है कि अगर ए ऐसे दिशा में जा रहा है तो ई भी इसी दिशा में होना चाहिए। दोनों का दिशा समान होना चाहिए। दिशा समान के साथ साथ उसका परिमाण भी बराबर होना चाहिए। मतलब परिमाण भी क्या होना चाहिए, अगर इसका परिमाण 4 है तो इसका परिमाण भी 4 होना चाहिए। इसका दिशा इस ओर है तो इसका दिशा भी इस ओर होना चाहिए, प्लस समांतर होना चाहिए। तो ये 2 सदिशों का बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो 2 सदिशों का बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं 2 सदिश का बराबर। 2 सदिशों के बराबर होना मतलब 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान होंगे जब उनके परिमाण बराबर होगा, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, और जब उनकी दिशा बराबर हो। यहाँ तक अब एक बात चलता है एडिशन ऑफ जोड़, मतलब सदिशों का आपका अति चलेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिश का जोड़। सदिश के जोड़ में आप लोग को कहता है कि 2 सदिश अगर एक सेट वेक्टर ए दे दे एक से वेक्टर बी दे दे तो दोनों को जोड़ा कैसे जाता है। अब देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिश का जोड़। एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, मतलब मान के चलिए ऐसे आपको वेक्टर ए दे देता है, इस तरह से वेक्टर आपको बी दे देता है, तो आपको कहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालिए। तो क्या कीजिएगा, तो करना कुछ नहीं है। अब देखिए जिस तरह से वेक्टर ए दिया हुआ है उस तरह से वेक्टर ए को रख देना है। अब वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी के टेल रखना है, मतलब इसको हेड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हेड। जहाँ पर आपका एरो दिया जाता है उसको हेड कहा जाता है, और जहाँ एरो आपको नहीं दिया हुआ है इसी को कहा जाता है टेल। इसको क्या कहेंगे, तो टेल। आपका ई आपका हेड था, ई वाला आपका हेड है, ई वाला आपका टेल है। अगर आपको कोई भी वेक्टर दे तो जहाँ एरो रहेगा वो आपका हेड हो जाएगा, जहाँ एरो नहीं रहेगा वो आपका टेल हो जाएगा। याद रखना है, एरो रहेगा तो हेड, एरो नहीं रहेगा तो टेल। अब आपको एक वेक्टर ए दे दिया है, दूसरा वेक्टर बी दे दिया है। आपको कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए पहिलका के हेड पर दूसरका के टेल रखते हैं, मतलब ई वाला रखेंगे। तो ई वाला रखेंगे तो इसका चित्र ऐसे बन जाएगा। इतना तो आपको जिस तरह से है उस तरह से इसको रख दिए। ऐसा पहले ए है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है तो वेक्टर बी, पहिलका के हेड पर दूसरका के टेल, मतलब वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी के टेल को रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक को जो मिलाएंगे इसी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहते हैं। इसी को फिजिक्स में रिजल्टेंट आर कहते हैं। अगर आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे तो फिजिक्स में इसको बताया गया होगा कि इसी को रिजल्टेंट आर कहते हैं, वेक्टर आर। इसी को आप वेक्टर में पढ़िएगा तो इसी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहा जाता है। तो वेक्टर ए या वेक्टर बी कैसे होता है आप समझ गए होंगे। मान के चलिए आपको एक सदिश ऐसे दे देता है, एक तरह से इसी को दे देता है वेक्टर ए, ए को ऐसे देता है, इसको देता है वेक्टर बी। अब कहता है कि वेक्टर ए या प्लस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तब कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए जिस तरह से दिया है उसी तरह से वेक्टर ए को लिख देना है। वेक्टर ए इस तरह से था, इस तरह से लिख दें। अब नीचे देखिए वेक्टर बी इस तरह से दिया हुआ है, तो वेक्टर बी को इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से यहाँ को जो मिलाएंगे, यहाँ से वेक्टर, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वेक्टर ए आपका है तो इसको पहले वेक्टर ए लिख दीजिए। अब देखिए वेक्टर ए के हेड पर, वेक्टर ए के हेड पर, हेड मतलब आपका जहां एरो दिया हुआ वही हेड है। तब वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल रखते हैं। तब वेक्टर ए का हेड ई है और वेक्टर बी का टेल ई है। तब वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल रखेंगे। वेक्टर ए के हेड पर, तब वेक्टर ए जहां एरो दिया है वो हेड है। वेक्टर बी का टेल रखेंगे, मतलब वेक्टर बी का टेल, जहां एरो नहीं है उसी को टेल कहेंगे, तो वेक्टर बी का टेल रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक को जो मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो मिलाएंगे इसी को रिजल्टेंट वेक्टर में कहा जाता है, फिजिक्स में कहा जाता है। इसी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहते हैं। तो वेक्टर ए या वेक्टर बी जोड़ना आप सीख गए होंगे।
जोड़ने में आपको दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। अगर कोई वेक्टर ए इस तरह से दे दिया है और वेक्टर बी आपको इस तरह से दे दिया है तो कुछ नहीं करना है। पहिलका वेक्टर ए पहले देवल है, अब पहिलका के हेड पर दूसरका का टेल रखते हैं, इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से यहाँ तक मिलाएंगे, इसी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहेंगे। तो वेक्टर ए या वेक्टर बी आपको कैसनु चित्र देगा, जोड़ने के लिए देगा। तो पहिलका के हेड पर दूसरका को टेल रखते हैं, और हेड उसको कहते हैं जहाँ पर आपका एरो रहेगा उसी को पहिलका में हेड कहते हैं, और जहाँ पर एरो नहीं रहेगा उसको टेल कहते हैं। मतलब इसमें पूछेगा कि हेड कौन है, तो ये जो एरो दिया हुआ है इसी को हेड कहेंगे, और जो यहाँ एरो नहीं दिया हुआ है इसी को टेल कहेंगे। एरो रहेगा हेड कहेंगे, एरो नहीं रहेगा टेल कहेंगे। तो इसको गाना नियम याद कर लेना है। यदि दो सदिश जोड़ना होगा वेक्टर ए वेक्टर बी तो कुछ नहीं करना है, पहिलका के हेड पर दूसरका को टेल देते हैं। मतलब टेल की मतलब पहिलका के हेड पर दूसरका के टेल नीचे वाला को जोड़ा जाता है। नीचे वाला में जिसमें एरो नहीं हो उसको जोड़ेंगे, एरो बराबर बिना एरो को जोड़ेंगे, दोनों को मिलाएंगे, उसी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहते हैं। अब देखिए आगे आपको आता है कि वेक्टर ए एडिशन ऑफ वेक्टर माने सदिश का जोड़। एक वेक्टर ए दिया हुआ था, एक वेक्टर बी दिया हुआ था, तब वेक्टर ए तब पहिलका के हेड पर ये हेड है, दूसरका का टेल रखते हैं, तो जहाँ एरो नहीं वो टेल है, तो दूसरका का टेल रखते हैं और यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, इसी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहा जाता है। आप अब सीख गए होंगे कि वेक्टर ए या वेक्टर बी किसे कहा जाता है। अब देता है कि अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी आप अगर सीख गए, अब देखिए मान के चलिए कि आपको दिया हुआ है वेक्टर ए आपको कहता है कि माइनस वेक्टर ए ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। आपको दे देगा वेक्टर ए, आपको निकालना रहेगा माइनस वेक्टर बी, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलिए आपको ई एक दे दिया वेक्टर ए, इस तरह से एरो दे के दे दिया वेक्टर ए। अब इसमें कहेगा आप वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालिए, तो माइनस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एरो इस तरह से देवल है, एरो इस तरफ कर देना है, इसी को माइनस वेक्टर ए कहेंगे। अगर एरो को उलटेंगे माइनस में हो जाएगा, उलटेंगे तो माइनस में। आपको दे दिया वेक्टर बी, मान के चलिए वेक्टर बी बराबर है, आपको कह रहा है कि माइनस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, तो ये नीचे एरो दिया हुआ है, ऊपर एरो दे देंगे, इसी को माइनस वेक्टर बी कहते हैं। अगर वेक्टर ए रहेगा तो माइनस ए जब निकालना रहेगा तो एरो को खाली बदल देना है। अगर वेक्टर बी रहेगा माइनस वेक्टर बी निकालना है, एरो के खाली नीचे था ऊपर कर देना है, नीचे है ऊपर कर देंगे, इधर है इधर कर देंगे। ए रहेगा माइनस से निकालना है तो इधर रहेगा, उसको उल्टा खाली करेंगे माइनस से, नीचे की ओर है ऊपर की ओर करेंगे, उल्टा हो गया, माइनस भी हो गया। वेक्टर ए या वेक्टर बी आप अब मान के चलिए कि यहाँ आपको कहता है वेक्टर ए बराबर ऐसा चित्र है, आप 4 वेक्टर ए ज्ञात कीजिए। आपको कहेगा कि 4 वेक्टर ए ज्ञात कीजिए, तब 4 वेक्टर ए ज्ञात करने के लिए तब वेक्टर ए पहले, तब वेक्टर ए आपका यही ना है जी, लेकिन अब 4 वेक्टर ए कह रहा है, मतलब इसके चौगुना लंबा होना चाहिए, इधर से 4 गुना होना चाहिए, इधर से 4 गुना लंबा रहेगा, इसी को 4 वेक्टर ए कहेंगे। क्या कि चौथाई ने बढ़ा है, इसको बढ़ाए तो इसी को 4 वेक्टर ए कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे 4 वेक्टर ए कहेंगे। आपको कह देगा कि वेक्टर बी आपका ऐसा चित्र दिया हुआ है, अब वेक्टर 2 ज्ञात कीजिए, तो 2b वेक्टर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर बी देवल है तो इसी के सामने वेक्टर बी दे लिए, इसी को तो वेक्टर बी कहते हैं। अब 2 कह रहा है तो ये एगो हुआ ना जी, एक लंबाई अब बढ़ा देंगे थोड़ा सा, जितना ही है उतने बढ़ा देंगे, ये 2 वेक्टर बी हो गया, 2 वेक्टर बी हो गया। आपको एक 4 कहेगा 4 तक बढ़ाएंगे, 6 कहेगा 6 तक बढ़ाएंगे, इसी को वेक्टर ए अब वेक्टर बी। अब आपको पता नहीं चल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वेक्टर ए एगो है तो एगो, 5 कहेगा तो 5 गुना बढ़ जाएगा, 4 कहेगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा। वेक्टर बी बराबर ऐसा आपको दिया हुआ है, माइनस बी बराबर अभी -2 कहेगा तो -2 नीचे चल जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको आता है कि यदि वेक्टर ए प्लस बी ज्ञात करना होगा, मान के चलिए वेक्टर ए बराबर x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के तथा वेक्टर बी बराबर x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के दिया हुआ है, तो वेक्टर ए प्लस बी कैसे ज्ञात करेंगे। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यदि वेक्टर ए बराबर x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के है तथा वेक्टर बी बराबर x2 i प्लस y2 i y2 j प्लस z2 के है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, बस आप देखिए एक बार खाली आप क्लियर रूप से ध्यान दे दीजिएगा, आपको तुरंत वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान ज्ञात करने आ जाएगा। मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन देता है कि यदि वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के है,
आई प्लस जे प्लस के है तथा वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे प्लस 2k है। 2i प्लस जे प्लस 2k है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन आपको ऐसा ही देता है कि यदि वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के है तथा वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे प्लस 2k है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये फार्मूला देखिए कि यदि वेक्टर ए बराबर x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के रहता है तथा वेक्टर बी बराबर x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के रहता है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कुछ नहीं करना है x1 प्लस x2 i, x1 प्लस x1 को x2 के साथ y1 के y2 के साथ और z1 को z2 के साथ जोड़ना है। तो x1 प्लस x2i प्लस y1 प्लस y2j, y1 प्लस y2j प्लस z1 प्लस z2k, z1 प्लस z2k। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है x1 प्लस x2i प्लस y1 प्लस y2j प्लस z1 प्लस z2 को, मतलब x1 को x2 के साथ y1 के y2 के साथ और z1 को z2 के साथ जोड़ते हैं। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर x1 प्लस x2i प्लस y1 प्लस y2j प्लस z1 प्लस z2k। अब ई आपका थ्योरी है। ई में दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर, ई में दिया हुआ है वेक्टर बी बराबर। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करना है, तुरंत आप निकाल सकते हैं तुरंत। देखिए एक क्वेश्चन आप खाली मेरे साथ सीखिए, आप अगला एग्जाम्पल देंगे तुरंत, मेरे से पहले आप आंसर दे दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ए बराबर दिया हुआ है तो इसी में कुछ नहीं है तो 1 इंटू आई कह सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है तो 1 इंटू जे कह सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है तो 1 इंटू के कह सकते हैं, इसमें 2 दिया हुआ है इसमें 1 इंटू जे कह सकते हैं। अब देखिए x1 इसी को कहते हैं x1, इसी को कहते हैं y1 और इसी को क्या कहते हैं तो z1। x1 i y1 j और z1 k तथा x2 i x2 इसी को क्या कहेंगे y2, इसी को क्या कहेंगे z2। अब देखिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 आपको दे दिया है, दे दिया कि नहीं दे दिया। तो अब कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2i प्लस y1 प्लस y2j प्लस z1 प्लस z2k। ये आपका फार्मूला होता है, कोची बराबर होता है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर। तो x1 प्लस x2, x1 के मान 1 है तो 1 प्लस x2 के मान 2 है तो 2i है तो i प्लस है तो प्लस y1 प्लस y2। y1 के जगह पर भी 1 है और y2 के जगह पर भी 1 है, क्या कि इसको कहते हैं y1 और इसको कहते हैं y2। y1 के जगह पर भी 1, y2 के जगह पर 1 तो 1 प्लस 1 j है तो j प्लस है तो प्लस z1 प्लस z2, z1 के जगह पर 1 है z2 के जगह पर 2 है तो 1 प्लस 2 के कह देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3i है तो i प्लस है तो प्लस 1 का 1 2 और j है तो j प्लस है तो प्लस 2 और 1 3 और k है तो को, इसी को कहेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर 3i प्लस 2j प्लस 3k। आंसर हो गया। ये निकालना आपको एकदम इजी लग रहा होगा, एकदम इजी। एक बार ध्यान दीजिए, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला लगाना है x1 प्लस x2i प्लस y1 प्लस y2j प्लस z1 प्लस z2k। x1 का मान दे दिए, x2 का मान दे दिए, y1 का मान दिए, y2 का मान दिए, z1 का मान दिए, z2 का मान दिए, तीनों को जोड़ दिए, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन देते हैं, आप तुरंत बना दे सकते हैं, हमको पूर्ण विश्वास है। देखिए कैसे बनेगा। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आप देखते हैं बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि यदि
वेक्टर ए बराबर 3i + 2j - 2k तथा वेक्टर बी बराबर 2i + 4j अब प्लस के है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करें। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करें। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ने निकालना है जी, तुरंत निकाल देंगे, कुछ नहीं करना है। इसको मानना है x1, इसको मानना है y1, इसको मानना है z1, इसको मानना है x2, इसको मानना है y2, इसको मानना है z2। कुछ नहीं है तो एक है, ये हो जाएगा आपका z2। x1 y1 z1 x2 y2 z2 दे ही दिया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कुछ करना है x1 प्लस x2 मतलब 3 × 2 5, 3 × 2 5, आई है तो आई, प्लस है तो प्लस 2 × 4 मतलब y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। अब 2 × 4 6, तो 6 आपका j है तो j। अब देखिए फिर प्लस आता है z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z1 के जगह पर -2 है, अब +1 है, -2 +1 आपका -1 आ जाएगा, तो यहाँ -1 के है तो के, यही आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के निम्न में कौन होगा, तो निम्न में जो नहीं आपका ऑप्शन में रहेगा मार देना है, भारी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे देते हैं। अगला क्वेश्चन आप जान रहे हैं कि बता दीजिएगा आप, एकदम सिंपल क्वेश्चन कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होता है। निम्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ऐसने पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन यदि वेक्टर ए बराबर 8i + 2j + 4k है तथा वेक्टर बी बराबर 2i + j + k है, प्लस के कैफ है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निम्न में होगा। ऑप्शन ए देगा 10i + 2j + 0k। ऑप्शन बी में दे देगा, ऑप्शन बी में आपको दे सकता है, ऑप्शन बी में दे सकता है आपको 3i + 4j + 6k। ऑप्शन सी में आपको दे देगा 10i + 2j + 4k। ऑप्शन डी में दे देगा नन, माने इनमें से कोई नहीं। आपको कुछ करना है, वेक्टर ए या प्लस वेक्टर बी ने याद करना है जी। तो x को x के साथ है, y को y के साथ है, z को z के साथ है। ऑब्जेक्टिव देगा, ऑब्जेक्टिव नियम बना देना है, उतना हम नहीं लिखे जाएंगे। वेक्टर ए प्लस एक्स बना हुआ है, कुछ नहीं लिखना है, तुरंत ही से जोड़ देना है। x को x के साथ है, माने i को i के साथ, 8 × 2 10, तो 10i इन्हें साइड में लिख लेना है। 10i प्लस हम जानते हैं कि x1 + x2i + y1 + y2j + z1 + z2k होता है, तो x1 + x2 तो 8 × 2 10i प्लस y1 + y2। अब अगर कुछ नहीं तो एक है ना जी, तो 2 1 3, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3j। अब अगला देखिए यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, तो 4 1 5 + 5k। आपका देखेंगे कि कौन ऑप्शन में है, 10i + 3j + 5k। 10i + 3j नहीं है, 10i + 3j नहीं है, 10i + 3j नहीं है, तो करेक्ट आंसर अपना डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये भी आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो जब आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, x1 - x2i y1 - y2j z1 - z2k। माइनस में पूछेगा तो खाली माइनस कर देना है। जैसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव, सिंपल रहेगा एकदम, ये आप तुरंत बता दे सकते हैं कि कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये भी कुछ नहीं करना है, तुरंत देखिए, खाली हाथ देखना है, टिक मार देना है। इसमें क्वेश्चन को बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 नंबर में कहेगा तो एकदम फार्मूला लिख के सजा के बनाएंगे।
ऑब्जेक्टिव देगा तो हमने लिखे जाएंगे, बना जाएंगे डायरेक्ट यहीं से x1 को x1 के साथ हो, x2 के साथ हो, y1 को y2 के साथ, z1 को z2 के साथ, जोड़ रहेगा तो घटाव रहेगा तो x1 को x2 के साथ घटा देंगे, y1 को y2 से घटाएंगे, z1 को z2 से घटाएंगे। बस कुछ करना है। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन देगा, कहेगा यदि वेक्टर a बराबर 8i प्लस 12j प्लस 16k है तो है तथा वेक्टर b बराबर 4i प्लस 6j प्लस 8k है तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b निम्न में होगा मतलब निम्न में कौन होगा। आपको क्वेश्चन ऑप्शन ए में आपको देता है, ऑप्शन ए में दे सकता है आपको 4i प्लस 6j प्लस 10k, ऑप्शन बी में दे देगा 12i प्लस 18j प्लस 24k, ऑप्शन सी में दे देगा आपको 4i प्लस 6j प्लस 4k, उसके बाद आपका ऑप्शन डी में देगा 4i प्लस 6j प्लस 8k। अब आपको ज्ञात कौन करना है तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर क्या ज्ञात करना है तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b ज्ञात करना है। तो ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालने के लिए सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि माने x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, x1 को x2 घटाना है। अब इसी को हम लोग कहेंगे x1, इसी को क्या कहेंगे x1, इसी को कहेंगे y1, इसी को कहेंगे z1, इसी को कहेंगे x2, इसी को कहेंगे y2, इसी को क्या कहेंगे z2। x1 माइनस x2 8 में से 4 गया तो 4i लिख देंगे, प्लस है तब प्लस। अब देखिए y1 माइनस y2 और y1 तो y1 के जगह 12 है और माइनस y2 के जगह 6 है, तब 12 में से 6 गया था 6j हो जाएगा। अब कहिए देखिए z1 माइनस z2, z के जगह पर आपका 16 है और 16 में से 8 जाएगा तो प्लस 8k। देखेंगे कौन ऑप्शन में है 4i 6j 8k, 4i 6j 8k आपका ऑप्शन डी में है तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। वेक्टर a प्लस बी दे देगा या a माइनस बी दे देगा, एक को a माइनस बी में दूसरा दे देंगे नहीं बन जाएगा। आपको एक से ही कंसेप्ट क्लियर हो गया है, कुछ नहीं करना है, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 कर देना है। आप इतना में एकदम कंफर्म बना दे सकते हैं, a प्लस बी भी बना दे सकते हैं, a माइनस बी भी बना सकते हैं। एक कर बाद आपको अगला पॉइंट आता है 7वां नंबर। 7वां नंबर में क्या आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर माने स्थित सदिश। यदि कोई बिंदु P की स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर तत्पर OP से हो तो जहां O एक प्रारंभिक बिंदु या मूल बिंदु होता है, यदि OP बराबर x1 i y1 j या z1 के हो तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए x1 y1 z ऐसा देता है। माने पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सिंपल तरीका है। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन कैसा देगा, इतना पढ़ना उड़ना नहीं है हमने, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा देगा बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, क्वेश्चन देगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में कौन पोजीशन वेक्टर है। जैसे देखिए आपको सिंपल क्वेश्चन दे सकता है कि मान के चलिए थोड़ा सा खाली मिटाने में आपका लेट हो रहा है, बस मिटाएंगे आपका पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। पोजीशन वेक्टर में क्वेश्चन सिंपल ही रहता है। मान के चलिए कि आपको दे देगा क्वेश्चन यदि वेक्टर a बराबर 3 आपको 3 5 और 6 दे दिया, वेक्टर a बराबर 3 5 6 है तो इसका पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थित सदिश, हिंदी में क्या कहेंगे स्थित सदिश। पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको खाली देखिए फर्स्ट वाला को i, सेकेंड देखिए पहिल का x1 y1 z1 आपको दिया हुआ है, इसका कहेगा पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, अगर यह कर दिए मतलब i j k के साथ जोड़ दिए, यह आपका पोजीशन वेक्टर हो गया।
जैसे देखिए इसमें 3 5 6 दिया है और इसका पोजीशन वेक्टर कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर में कुछ नहीं करना है, 3i प्लस 5j प्लस 6k कर दिए, यह आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। यह आपका क्या हो गया, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर किसनो पोजीशन वेक्टर में क्वेश्चन दे दे, मान के चलिए कि आपको दे देगा 3 5 6, 3 5 6 तो अभी बता ही दिए, मान के चलिए आपको दे देता है 1 2 3, इसका कहता है पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है, 1 है तो i प्लस 2 है तो j, 2j आप प्लस 3 है तो 3k, मतलब i प्लस 2j प्लस 3 को तीनों के प्लस में करना है, i j के पहल का i दूसर का j तीसर का k, पहल का i दूसर का j तीसर का k, अब प्लस में कर देना है, पोजीशन वेक्टर हो गया। जैसे आपका क्वेश्चन दे सकता है 769 है, कह रहा है इसका पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है, 7i प्लस 6j प्लस 9k ज्ञात कर दीजिए, यही लिख देंगे, यही आपका पोजीशन वेक्टर होगा। एक कह सकता है कि 6 9, यदि कोई सेट a बराबर 6 9 12 दे दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो पोजीशन में कुछ करना है, 6i 9j, अब 12 दे देगा तो 12k, आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। एक कर बात देखिए 8वां नंबर में आपका आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, माने 2 बिंदु में स्थित सदिश। कितने बिंदु में स्थित सदिश बता रहा है, 2 बिंदु में, तो 2 बिंदु में कहेगा तो नहीं बता दीजिएगा, कह रहा है कि 2 बिंदु में स्थिति सदिश का तात्पर्य PQ से है। मान के चलिए कि आपको ग्राफ दे देता है, अच्छा ग्राफ में ये आप जानते हैं कि इसको कौन अक्ष कहते हैं, इसको कौन अक्ष है, इसको कौन अक्ष कहते हैं। देखिए बढ़िया से सिखाते हैं, बढ़िया से सिखाते हैं, देखिए तुरंत सिंपल तरीके से। देखिए आपको दे देगा कोची, तो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, माने 2 बिंदुओं का स्थिति सदिश निकालने का रहेगा है, तो कुछ नहीं करना है। मान के चलिए आपको देता है कि एक बिंदु A है, एक से पहले आपको ग्राफ वाला ही बात आना चाहिए। जैसे आपको इसी को कहा जाता है कोण अक्ष, तो इसी को कहा जाता है y अक्ष। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं z अक्ष, इसको क्या कहते हैं z अक्ष। अब देखिए आपका x y z, देखिए x y और z अक्ष होता कैसे है। जैसे अगर ये आपका खड़ा है, ये आपका क्या है, पड़ा हुआ है, तो ये आपका कौन अक्ष है, तो पड़ा रहेगा तो कौन अक्ष, x अक्ष, पड़ा रहेगा तो कौन अक्ष जी, x अक्ष, पड़ा रहेगा x अक्ष, पड़ा रहेगा x अक्ष, खड़ा रहेगा z अक्ष। माने एकरा में आपको देखिए ऐसा आपको दे दिया जाता है। अब इसमें पूछेगा कि बताइए इसमें कौन x अक्ष है, कौन y अक्ष है, तो ये देखिए खड़ा रहेगा y अक्ष, ऐसे खड़ा है तो कौन अक्ष, खड़ा रहेगा y अक्ष, पड़ा रहेगा x अक्ष, खड़ा रहेगा y अक्ष, पड़ा रहेगा x अक्ष। अब देखिए कि z अक्ष होता कैसे है, तो z अक्ष आपका 3D पिक्चर होता है। 3D के मतलब कि देखिए इस तरह से है, ये आपका हो गया कौन अक्ष, y अक्ष, x अक्ष, और z अक्ष इस तरह से इसका सामने होता है। सामने का मतलब इसको कहते हैं आप x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष, और एक सामने जब ऐसे जाएगा तो इसको कहेंगे x अक्ष, इसको कहेंगे y अक्ष, और इस सामने यहाँ से सामने जाता है, इसी को कहा जाता है z अक्ष। इसी को क्या कहा जाता है, तो z अक्ष, x अक्ष y अक्ष, खड़ा रहेगा y अक्ष, पड़ा रहेगा x अक्ष, सामने से जाएगा z अक्ष। x y x z मतलब x y z, पड़ा रहेगा x, खड़ा रहेगा y, और सामने से जाएगा z, x y z अक्ष आप सीख गए। अब इसी को इस तरह से खड़ा करने के लिए खड़ा ही रहता है, ये भी 90 डिग्री कोण होता है, लेकिन खड़ा हम लोग दर्शा नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका चित्र ऐसा बनता है, और इसी को कहते हैं z अक्ष। इसी को क्या कहते हैं, z अक्ष कहते हैं। अब एकरा में कह रहा है कि 2 बिंदु है, कितने बिंदु है, बिंदु एक मान के चलिए कि A है, एक बिंदु क्या है, A है, और दूसरा बिंदु B है। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट, मतलब 2 बिंदुओं के बीच पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है। एक बिंदु A है, मान के चलिए A बराबर आपको दे देगा x1 y1 और z1,
अब बी बराबर दे देगा x2 y2 z2। अब इसका कहता है कि पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। तब पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, सिंपल एकदम है, कुछ नहीं करना है, खाली ध्यान दीजिए आप मेरे साथ, पोजीशन वेक्टर तुरंत निकाल दे सकते हैं। देखिए कैसे पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है। कुछ नहीं करना है, मान के चलिए कि आपको साथ एक सेट ए दे देगा, एक सेट बी दे देगा, मतलब ए बी का पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। कौन सी दे रहा है? ए बी। तो ए बी का जब पोजीशन वेक्टर कर देगा तो ए बी के निकालेगा, तो आगे ये देखिए, आगे ए पीछे बी, पीछे वाला को आगे लिखेंगे, पीछे वाला को क्या लिखेंगे? पीछे वाला को आगे, माने वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। आगे पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, ए बी के बराबर निकालने के लिए कहेगा। अब एक में आपको कहा जाएगा वेक्टर पी क्यू ज्ञात कीजिए। तब पी क्यू में कुछ करना है, आगे वाला पीछे, अब पीछे वाला आगे, पीछे आपका क्यू है तो ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी, तो पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब एकरे में आपको कह देगा क्या? आपको एकरे में कह दे सकता है कि ए सी का पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो आगे ए पीछे सी, पीछे वाला आगे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, आगे वाला पीछे, ये आपको निकालने आ गया होगा। अगर ए बी दिया तो पीछे वाला आगे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, कुछ दे देगा। मान के चलिए आपको दे देता है एस टी, तो एस टी दे दिया है, तो एस टी है, तो टी आपका पीछे है, तो पीछे वाला आगे, माने ओ टी माइनस ओ एस। मान के चलिए एक में दे देगा आपको पी क्यू दिया। देखिए आप लोग को अभी बताया गया है कि जब अगर मान के चलिए कुछ दे देगा, यहाँ पर आपको दे सकता है, हो सकता है आर पी देगा, तो आगे वाला पीछे, अब पीछे वाला आगे, तो इसी को कहेंगे वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ आर। अब देखिए एक बात, आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k है, तथा वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j, प्लस से 2j अभी मान लीजिए, फिर प्लस 2k है, तो ए बी, वेक्टर ए बी ज्ञात करें, वेक्टर ए बी ज्ञात करें। ए बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ए बी ज्ञात करना एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ए बी ज्ञात करे कह रहा है, तो ए बी ज्ञात करना मतलब क्या करना है, ए आप बी लिख देंगे और यहाँ कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, क्या है कि आगे वाला पीछे, अब पीछे वाला आगे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, कुछ नहीं करना है, आगे वाला पीछे, अब पीछे वाला आगे। अब देखिए इसी को ए बराबर दिया हुआ है, तो ए बराबर वेक्टर को ही ओ ए कहा जाता है, मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब बी बराबर दिया है, तो इसी को वेक्टर ओ बी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ बी, 3i प्लस 2j प्लस 2k। अब देखिए कुछ करना है, अब निकालना है हमको ए और बी, तो ए बी बराबर आप जानते हैं ओ बी माइनस ओ ए, बी वाला को आगे, ए वाला को पीछे, 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब देखिए कुछ करना नहीं है, इसी को कहेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। 3 में से 2 गया तो 1, इसी को कहेंगे आई, प्लस है तब प्लस, 2 में से 3 घटा तो ये 2 है और 3 घटेगा तो माइनस में ना हो जाएगा जी, माइनस 1j को ही खाली जे कह सकते हैं, ये प्लस है। अब 2 में से 4 गया तो माइनस 2k। अब इसी को कहेंगे वेक्टर ए बी। अब कभी भी वेक्टर ए बी निकालने के लिए देगा तो नहीं निकाल दीजिएगा, कुछ नहीं करना है,
अब देखिए वेक्टर ए बी निकाला है, फॉर्मूला लगाना है ओ बी माइनस ओ ए। ओ ए बराबर दिया हुआ है, ओ बी बराबर दिया हुआ है, इसका ए बी निकाल दिए, मतलब इसको में से इसको घटा देना है, बी में से ए को घटाना है तो 3 में से 2 गया था 1, 2 में से 3 गया -1 और 2 में से 4 गया तो -2। यही आपका निकल गया ए बी। देखिए क्वेश्चन आओ आपको दे सकता है, जैसे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में आपको दे दे अगला क्वेश्चन आपको ऐसा दे सकता है, ध्यान से एकदम देखिए। क्वेश्चन अगला देगा, देखिए कैसा। सिंपल तरीका से खाली आपको समझना है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i + 4j + 6k है तथा वेक्टर बी बराबर i + j + k कैप है तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करें। क्या दे दिया? मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए दे दिया कि वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करें। तो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं। पहले ए बी निकालेंगे तो ए बी निकालने से पहले वेक्टर ओ ए बराबर क्या दिया है जी? तो 2i + 4j + 6k। अब वेक्टर ओ बी बराबर क्या दिया हुआ है? इसी को ओ बी कहा जाता है, तो मतलब i + j + k है। अब निकालना क्या है? सबसे पहले हम लोग ए और बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए आगे वाला पीछे, अब पीछे वाला आगे, पीछे बी है आगे हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब ओ बी माइनस ओ ए, अब देखिए वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, मतलब बी वाला को पहले ए वाला को बाद में। बी वाला में है i + j + k। अब देखिए माइनस ओ ए के जगह पर है 2i 4j और क्या है 6k, इसको लिखेंगे पीछे। अब इसको में से इसको घटाना, 1 में से 2 गया तो -1i, तो इसी को खाली -i कह सकते हैं। अरे 1 में से 2 गया तो -i। अब देखिए 1 में से 4 गया तो -3j, 1 में से 6 गया -5k। ये आपका कोची निकला, तो ये अभी कौची निकला, तो ये आपका निकला पोजीशन ऑफ 2 वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ 2 वेक्टर मतलब ए बी निकला। अब इसका कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ज्ञात कीजिए, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो रूट लगाएंगे। अब रूट x1 के स्क्वायर + y1 के स्क्वायर + z1 के स्क्वायर। x1 के जगह पर क्या है तो -1 के स्क्वायर, y1 के जगह पर है -3 तो -3 के स्क्वायर, z1 के जगह -5 है तो -5 के स्क्वायर। 1 के तो 1, 3 तिहाई 9, 5 रे 25, 25 आ 1, 25 आ 10 हो जाएगा आपका 35। ये रूट 35 आपका हो गया आंसर। यहाँ तक में आपका कोची निकला पोजीशन ऑफ 2 वेक्टर। उसके साथ साथ आपका क्या निकला? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। पोजीशन ऑफ 2 वेक्टर तो यही हो गया, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकाले। ऐसा एग्जाम्पल में 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2 नंबर के एग्जाम आप छोड़ नहीं सकते हैं। एकदम क्लियर आपको हो गया होगा, कुछ किए नहीं है। ए बी निकालना है तो ए बी में आप जानते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी बराबर लिख दिए, ओ ए बराबर लिख दिए, इसको में से इसको घटाएं, ए बी निकला। इसका मैग्नीट्यूड को पहले ही निकालने के लिए सीखे हैं, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z2। तो इस कुछ नहीं था, एक इसी को कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसी को कहेंगे z1। x1 का मान दे दिए, y1 का मान दे दिए, z1 का मान दे दिया, स्क्वायर के मान निकाले आंसर। अब एक बाद आपका आता है डायरेक्शन ऑफ रेशियो, माने दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात एकदम इजी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि दिक् निम्न में कौन दिक् अनुपात होगा। तो एकदम इजी है। यदि कोई सदिश हो तो ए बी सी को मान के चलिए कोई सदिश हो, मान के चलिए आपको सदिश वेक्टर ए बराबर दे देता है 3i + 4j + 4k, ऐसा एक सदिश दे दिया। अब कहेगा इसका डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कीजिए। डायरेक्शन रेशियो को डी आर एस ट्रॉफी एस से सूचित करते हैं।
डायरेक्शन रेशियो को कोची से सूचित किया जाता है, तो डी आर स्टॉपिस एस से डायरेक्शन रेशियो का सूचित करते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो निकाले कहेगा तो वेक्टर ए बराबर आपको दिया है, तो इसी को ए कहते हैं, इसी को बी कहते हैं और इसी को सी कहते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या कहता है, यदि कोई सदिश हो तो ए बी सी को क्या कहते हैं, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। अब इसका डायरेक्शन रेशियो निकाले कहेगा तो 3 4 4 है, बस 3 4 4 ये आपका आंसर। डायरेक्शन रेशियो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए VVI टॉपिक है। हो सकता है कि आपको 1 नंबर में डायरेक्शन रेशियो पूछ दे सकता है, तो डायरेक्शन रेशियो सिंपल है, कैसनो क्वेश्चन देते हैं। मान के चलिए वेक्टर P बराबर आपको दे देता है 16i 15j 18 के ऐसा आपका क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात कीजिए, डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्शन रेशियो में कोई बात है ये नहीं है, डायरेक्शन रेशियो जब भी कहेगा तो 16 15 18 ये ना दिया है जी, तो 16, 15, 18 ये आपका आंसर हो गया। जे दे देगा वही आंसर, जे दे दिया वही आपका क्या हो गया, वही आपका आंसर हो गया। जैसे आपको अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में आपको दे सकता है वेक्टर बी बराबर 5i माइनस 2j प्लस 4k ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब कहेगा इसका डायरेक्शन रेशियो की माने डी आर स्टॉपी एस का मतलब डायरेक्शन रेशियो निकालिए। तब 5 है तो 5, -2 है तो -2, 4 है तो 4, ये आपका आंसर। अरे ए बी सी, इसी को ए कहते हैं, इसी को बी कहते हैं, इसी को सी। या तो कह सकते हैं x1 y1 z1, x1 y1 z1, इसी को x1 इसी को y1 इसी को z1, ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। डायरेक्शन रेशियो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। डायरेक्शन रेशियो के बाद आपका आता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के बाद आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन के बाद अभी हम लोग सीखेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन के बाद आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। 10 से 15 ऑब्जेक्टिव, 15 ऑब्जेक्टिव आप अगर सही कर देते हैं तब आपको लगेगा कि हाँ आज की क्लास आप पूरी तरह से समझे हैं, पूरा ध्यान आप क्लास पर दिए हैं। अगर आपको 15 में गलत होगा तो कुछ ना कुछ आप कमी किए हैं, क्लास देखने में कमी किए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आप डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कोई भारी नहीं है, इसी को दिक् कोसाइन या दिक् कोजया कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा कि इसका दिक् कोजया या दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो कहता है यदि कोई धनात्मक कोण x अक्ष के साथ अल्फा वाई गामा अक्ष के साथ बीटा तथा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, माने x अक्ष के धनात्मक कोण के साथ अल्फा बनाता है, वाई अक्ष के साथ बीटा बनाता है, जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को दिक् कोसाइन कहते हैं। इसे LMN द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए ये भी आपका एकदम सिंपल है, खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए कैसे दिक् कोसाइन निकलता है। अमोला सोमल कर रहा है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन हम लोग पढ़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइन में कहता है कुछ नहीं कहता है, डायरेक्शन कोसाइन ने निकालना है जी। दिक् कोसाइन, अगर कोई धनात्मक कोण x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा, z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को दिक् कोसाइन कहते हैं। माने कॉस अल्फा आदि कहता है यदि किसी सदिश का दिक् अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मान के चलिए आपको डायरेक्शन रेशियो देता है 1 2 3, 1 2 3 देता है। आई कहता है डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है, तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन ज्ञात करें। दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल बात खाली ध्यान देना है। दिक् कोसाइन है ना ज्ञात करना है जी, तो दिक् कोसाइन ज्ञात करना है तो सिंपल बात है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। दिक् कोसाइन को कहता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को, कॉस गामा दिक् कोसाइन कहते हैं। इसे LMN द्वारा सूचित किया जाता है। माने L बराबर आप कह सकते हैं कॉस अल्फा, M बराबर कह सकते हैं कॉस बीटा, चाहे कॉस
बीटा, n बराबर कह सकते हैं कॉस गामा। अब कहता है कॉस अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा बराबर करना होता है b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और कॉस गामा बराबर होता है c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसी को तो a आई, इसी को b आई, इसी को c कहते हैं। अरे डायरेक्शन रेशियो में आप पढ़ाए हैं कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो के रूप में रहता है। तो डायरेक्शन रेशियो आपको दिया है ए बी सी, आपको निकालना है ड्रिक कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन डी सी। डी सी को ही का डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाला है। ए बी सी दिया हुआ है ए बटा मतलब 1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का मान 1 है, 1 के स्क्वायर, बी का मान 2 है तो 2 के स्क्वायर, सी का मान 3 है तो प्लस 3 के स्क्वायर, 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 1, भी 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे 5, 3 का करेंगे तो 9, 9 4 13 1 14, 1 बटा रूट 14 हो जाएगा, 1 बटा रूट 14 हो जाएगा। अब देखिए कॉस बीटा बी के मान 2 है तो 2 आ एक कर मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माने 1 2 3 तो रूट अंडर रूट 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, एक मान निकालेंगे तो 2 बटा रूट 14 आएगा। अब कहता है कॉस गामा, कॉस गामा माने सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी का मान 3 है तो 3 बटा ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का मान रूट 14 है तो रूट 14, यही आपका निकल गया। यही कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन बराबर 1 बटा रूट 14, 2 बटा रूट 14 और 3 बटा रूट 14। ये आपका क्या निकला? तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन निकला। ये आपका क्या निकला? यही आपका डायरेक्शन कोसाइन है। 2 नंबर में कभी कभी ये भी क्वेश्चन मार्क्स में पूछा जाता है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। डायरेक्शन रेशियो दे रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिंपल है, कोई क्वेश्चन दे देगा आपसे नहीं निकलेगा। अब कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन का योगफल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। क्या कहता है क्वेश्चन इसमें कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर, ये भी आई आपका है, समझिए तो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। भी आई आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है? तो ये 1 होता है। जब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हुआ है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर पूछ देगा। कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से, कॉस गामा को एन से सूचित करते हैं। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर पूछेगा तो इसका भी मान 1 होता है। इसका भी मान क्या होता है? कहे कि इसी को ना एल से सूचित करते हैं, इसको एम से, इसको एन से, तो ये पूछे चाहे पूछे बतवा तो वही होगा, तो इसका भी मान 1 होगा, कोई दिक्कत। एक कर बाद आपका आता है एक क्वेश्चन आप देते हैं, एक क्वेश्चन आप उसमें से डायरेक्शन रेशियो निकाले कहेंगे और डायरेक्शन कोसाइन निकाले कहेंगे। देखते हैं आप दोनों निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। सिंपल क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन कौन निकाल देते हैं। जो निकाल देंगे वो यस बोलेंगे। देखते हैं कौन कौन निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जाम में भी हो सकता है वैसा क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल तरीके से आप लोग एकदम अच्छे करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, हमको भरोसा है। आप लोग अच्छा नंबर लाइए तब हम लोग का खुशी होगा, हम लोग के साथ साथ आपका भी खुशी होगा। आपका मिशन ही यही रखना है 99, एकदम टारगेट कम से कम 99, ज़्यादा से ज़्यादा 100। नारा याद रखना है, कम से कम 99, ज़्यादा से ज़्यादा तो 100, उससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम तो 99, ज़्यादा से ज़्यादा तो 100। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी 15 को कराया जाएगा। इसके बाद 15 को ऑब्जेक्टिव कराते हैं। अगर आप क्लास अच्छी तरह से समझे होंगे तो 10 से 15 जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे पूरा आप बना दीजिएगा, को पूर्ण विश्वास है पूरा बना दीजिएगा। अगर क्लास नहीं आप ठीक से समझें तो एक बार आप फिर वीडियो को देखिएगा, 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 15 हो के धुआं नियन, खाली कुछ नहीं ऐसे करिएगा, 15 हो एकदम धूड़ी नियन उड़ जाएगा और उसको तुरंत बना दे सकते हैं, कोई बातें नहीं, देरी नहीं होगा। आप लोग के तो पढ़ाते पढ़ाते प्यास लग जाता है, लेकिन क्या करें, तो नहीं खूब पीत रहेगा, पढ़ित रहेगा, देखित रहेगा। यहाँ हम प्यासे भूखे प्रभावित रहते हैं खाली आप लोग के नंबर के लिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि वेक्टर ए बराबर 5i
प्लस 6j प्लस 2k है तो डायरेक्शन रेशियो तथा डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करें। 2 नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो दे सकता है। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, तो रेशियो निकालना तो कोई एकदम सिंपल बात है। डायरेक्शन रेशियो निकालने में कोई दिक्कत है? अरे जो लिख दिया है वही को, इसी को ए कहते हैं, इसी को बी कहते हैं और इसी को सी कहते हैं। तो ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो किसे कहते हैं? तो ए बी सी को ही डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। तो एक के जगह पर 5 6 7, तब 5 6 और 2 है तो 2 आपका कौची हो गया? तो डायरेक्शन रेशियो हो गया। डायरेक्शन रेशियो एकदम ईजी है। अब एक बाद ई आओ इहो समझिए कि डायरेक्शन कोसाइन भी ईजी है। कोसाइन ज्ञात कर लगा रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोची कोसाइन माने डीसी से इसको सूचित करते हैं। रेशियो तो आर, कोसाइन तो सी। अब इसको बराबर फार्मूला आपको जानते हैं क्या होता है। पहले एक में निकालते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, खाली कॉस अल्फा या तो एल एम एन। एल बराबर होता है कॉस अल्फा, एम बराबर होता है कॉस बीटा और एन बराबर होता है कॉस गामा। माने या तो एल निकालिए या एम निकालिए, एन निकालिए, कॉस अल्फा निकालिए, कॉस बीटा को दोनों इन्हीं लिखेंगे तो एल एम एन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकल रहा है। अब देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस निमर ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला होता है। एक का मान आप जानते हैं, अब बी का मान भी आप जानते हैं, सी का मान भी जानते हैं। एक का मान 5 है, 5 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 5 है तब 5, सी के जगह पर 2 था तो 2 के स्क्वायर, एक के जगह पर 5 है तो 5 के स्क्वायर, बी के जगह पर 6 है तो 6 के स्क्वायर, सी के जगह पर 2 है तो 2 के स्क्वायर। अब देखिए 5 25 प्लस 6 के 36 प्लस 4 2 दूना 4, 36 और 4 40 और 20 60 है 65, 5 बटा रूट 65। 21 का मान आया तो एल के मान आया। अब एम के मान निकालेंगे तब बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी सब में तो बराबर ही आएगा जी। तब बी के जगह 6 तो 6 बटा आँख मुड़ के कहेंगे रूट 65। सी तो सी के जगह पर 2 तो 2 बटा आँख मुड़ के कहेंगे रूट के 65। कहे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक मन में निकाल दिए तो रूट 65, तो तीनों में मनवा रूट 65 न रह जाएगा। अब यहाँ खाली नीचे लिख देना है डायरेक्शन कोसाइन बराबर कुछ नहीं 5 बटा रूट 65, 6 बटा रूट 65 और 2 बटा रूट 65। यह आपका डायरेक्शन कोसाइन है। भारी है, एकदम सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 15 ऑब्जेक्टिव पर। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं।